हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम आज कक्षा 12वीं का फिजिक्स की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत में हर एक चैप्टर का बेसिक बताएंगे। बेसिक के बाद उसके थ्योरिकल क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। थ्योरिकल क्वेश्चन को आपको लिखकर समझाएंगे हर एक चीज़। उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के बाद जो आंकिक क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हर एक वीडियो आप अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आपको हर एक वीडियो को वॉच करना जरूरी है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, आज हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहली इकाई है आपकी यूनिट 1 भौतिकी की। उसका पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ये इकाई शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, और फिर विद्युत आवेश के जो चारों ओर जो होता है एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आवेश की उत्पत्ति, फिर आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी देखेंगे, है ना। और आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, सभी चीज़ें देखेंगे। शुरुआत करते हैं। आपका क्या है, आवेश की उत्पत्ति। देखो, आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो शुरुआत में क्या किया कि दो कांच की छड़ ली। ये कांच की छड़ है, ये भी एक कांच की छड़ है, और ये भी एक कांच की छड़ है। तीन प्रयोग किए गए, है ना। अब इसमें इस कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम के बेड से। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दो चीजों को अगर रगड़ते हैं तो उनके बीच क्या, एक आवेश की उत्पत्ति होती है। उनके बीच में क्या जाता है, एक चार्ज आता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब उसका कारण बताएंगे, क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, ठीक है, और क्यों माना गया है ना। देखें, तो सबसे पहले क्या लिए, कांच की छड़ ली। कांच की छड़ ली, उसको किससे, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ के देखा। ठीक है, रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसको इधर लटका दिया। ठीक है, फिर एक और कांच की छड़ ली, इसको भी किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ा। जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इनमें आवेश आ गया। अब आवेश आ गया, अब वो आवेश क्या हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों पर क्या, इसको भी कांच की जो छड़ थी उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, और दूसरी कांच की छड़ थी उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो दोनों में जो चार्ज आया, और जब उन दोनों प्लेटों को पास लाए, जब इन प्लेटों को पास लाए तो इसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण। इन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। बात समझना, हर एक चीज को, प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, अब प्रतिकर्षण इनके बीच में हुआ। हमें नहीं पता है, नहीं बताया अभी कि कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धनावेश उत्पन्न हुआ कि ऋणावेश, है ना। हो सकता है धनावेश हो सकता है ऋणावेश हो। ठीक है, फिर क्या किया, एक और छड़ ली, किसकी, एबोनाइट की छड़ ली, है ना। ठीक है, और उसको किससे रगड़ा, बिल्ली की छाल से, है ना। बिल्ली की छाल हो सकती है या ऊन हो सकता है। किससे रगड़ा, ऊन से या बिल्ली की छाल से, ऊन या बिल्ली की छाल से। दो एबोनाइट की छड़ ली और दोनों को क्या, इसको ये पहले एक छड़ ली, उसको ऊन से रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा, ठीक है, और लटका दिया। फिर दूसरी छड़ ली, उसको भी क्या, एबोनाइट की छड़ ली, उसको भी ऊन के कपड़े से या बिल्ली की छाल से रगड़ा और उसको लटका दिया। अब इन दोनों को जब पास लाने की कोशिश की तो इनमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण। ठीक है, शुरुआत में क्या किया, कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े से रगड़ा, दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, और जब उनको पास लेके आया तो उन्हें प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, फिर एक एबोनाइट की छड़ ली और दूसरी भी एबोनाइट की छड़ ली, दोनों को ऊन के कपड़े से रगड़ा और उसके बाद उनको पास लेके आए तो भी प्रतिकर्षण हुआ। अब ये हो सकता है, अब हमें क्लियर नहीं हुआ यहाँ कि यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ कौन सा, धनावेश उत्पन्न हुआ कि ऋणावेश। ठीक है, और यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो कौन सा हुआ, वो भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना। लेकिन जब ये जो कांच की छड़ थी, इस छड़ को इस एबोनाइट की छड़ के पास लेके आए तो इनमें हुआ आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, बात समझना। जब इन दोनों को पास लाए तो प्रतिकर्षण हुआ। जब एबोनाइट की दो छड़ें उनको उनके कपड़े से रगड़कर पास लेके आए तो भी प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको ऊन से रगड़ा और इनको पास लेके आए तो इसमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अब यहां से एक बात निकल के आई कि क्या धनावेश, मतलब आवेश यहां कौन सा उत्पन्न हुआ, यहां कौन सा उत्पन्न हुआ, और यहां दोनों पर कौन सा आवेश है ना। तो ये माना गया, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन।
तो इन्होंने बताया कि जो रेशम के कपड़े से हमने कांच की छड़ को रगड़ा था उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, धनावेश। इन्होंने भी माना है, ठीक है, इन्होंने माना कि यहां पर भी कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, धनावेश, क्योंकि इनको जो कांच की छड़ थी उसको हमने किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो धनावेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहां से एक बात निकल के सामने आई कि समान जो चार्ज होता है दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी क्या होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। फिर इसको माना गया कि जो एबोनाइट की छड़ थी उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋणावेश। तो यहां भी कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश। तब भी इसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है। तो ऋणावेश में भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण। फिर यहां माना गया कि इसको धनावेश, तो कांच की छड़ पर क्या है, धनावेश, ठीक है, और जो एबोनाइट की छड़ है उस पर कौन सा है, आवेश उत्पन्न हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। तो देखो समान आवेश है वो प्रतिकर्षण होता है, यहां भी समान आवेश है, प्रतिकर्षण, सॉरी यहां पर जो आवेश क्या है, असमान है। अब असमान मतलब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो यहां पर कौन क्या हुआ, उनके बीच में आकर्षण उत्पन्न हुआ, मतलब दोनों छड़ एक दूसरे को कर रही है, आकर्षित कर रही है, ठीक है ना। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कांच की छड़ पर जो आवेश था, है ना, वो कांचाव आवेश, उसको क्या बोला गया, कांचाव आवेश। और कांचाव आवेश को क्या माना उसने, धनावेश माना। कांचाव आवेश को क्या माना, धनावेश माना, धनावेश, ठीक है। और जो रेशम की छड़ पर जो उत्पन्न हुआ, है ना, वो क्या, उसको माना रेजनी आवेश। उसको क्या कहा गया, रेजनी आवेश। और जो रेजनी आवेश है उसको क्या माना गया, ऋणात्मक आवेश माना गया, या ऋणावेश माना गया। इस तरह से आपके आवेश की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको माना गया है प्रॉपर, इसका साइंटिफिक रीजन कोई ऐसा नहीं मिल पाया कि इस पर धनावेश इसको क्यों माना और इसको ऋणावेश क्यों माना। बस ये माना गया है कि जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ उसे कांचाव आवेश कहते हैं, और वो कैसा होता है, धनावेश होता है। और जो एबोनाइट की छड़ पर जो उत्पन्न हुआ यहाँ, है ना, ये क्या आपका ऋणावेश होगा, और इसे क्या कहते हैं, रेजनी आवेश कहते हैं। और इसको क्या कहा गया, बाद में ऋणावेश कहा गया। इस प्रकार समान जो आवेश चार्ज होता है, आवेश होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश है, उसमें प्रतिकर्षण होता है। और जो असमान आवेश होता है, चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो भी देखते हैं कौन सा है, देखें अगला टॉपिक है आपका विद्युत आवेश। सबसे पहला टॉपिक है आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब जिसका मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाती है, जिसका हम माप सकते हैं। आवेश को हम माप सकते हैं, है ना। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, भौतिक राशि, मतलब जिसे हम माप सकते हैं। और आवेश जिसे ग्रहण करने पर, मतलब आवेश को ग्रहण कर लेने पर कोई सा भी पदार्थ क्या होता है, विद्युत में हो जाता है। विद्युत में का मतलब होता है कि वो विद्युतीय गुणों को क्या कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, उसे विद्युत में कहते हैं। तो विद्युतीय गुणों को क्या कर सकता है, प्रदर्शन क्या कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत आवेश कहलाएगा। और विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब देखो दो चीज होती है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। लेकिन जो अदिश होती है जिसमें क्या होगी, ओनली परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। तो जो आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, मतलब जिसका मापन किया जा सकता है। और इसे ग्रहण करने पर, आवेश को ग्रहण करने पर कोई सा भी पदार्थ क्या होता है, विद्युत में हो जाता है, और विद्युतीय गुणों को क्या कर सकता है, प्रदर्शन करने लगता है। और एक चीज और देखेंगे हम कि जो चालक, जैसे आपका एक मान लो एक चालक है ना, इसको आवेश दिया गया है, तो रुका हुआ अगर आवेश स्थिर आवेश है तो वो हमेशा क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश। लिख देते हैं स्थिर आवेश। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, ओनली विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर वो आवेश क्या है, गतिशील है, तो गतिशील या गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो जो आवेश आपका गतिशील आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन जो स्थिर आवेश होता है वो क्या, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस चैप्टर में हम विद्युत आवेश को पढ़ेंगे, और वो आपका आवेश कैसा रहेगा, स्थिर आवेश रहेगा। मतलब इसको हम विद्युत क्षेत्र को ही पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम, जब आवेश गति करने लगेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, तो उसको अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। देखें अगला टॉपिक आपका है
विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए अगला टॉपिक है आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है कि जब दो पदार्थों को, देखो घर्षण के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है, तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं कि कोई सा भी पदार्थ होगा उसमें तीन चीजें होती है। एक तो नाभिक होता है, देखो आपका एक परमाणु होता है, उसका नाभिक होता है, नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली कक्षा हो गई, फिर दूसरी कक्षा हो गई, फिर तीसरी कक्षा हो गई, इस तरह से कक्षाएं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो यहाँ आपका प्रोटॉन मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के को एक अभिकेंद्र बल प्रदान, ये जो धनावेश होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे इसकी दूरी, कक्षा की दूरी, इस नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है तो आखिरी वाले जो कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अब कम होता है तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे, क्योंकि उन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन पर आकर्षण बल का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, तो वो उस पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जहां जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देता है वो धनावेशित हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि जैसे हमने देखा था, पीछे पढ़ा था कि रेशम और कांच की छड़ को रगड़ा था, किससे, रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ को रगड़ा था हमने रेशम के कपड़े से, है ना। और एबोनाइट की जो छड़ थी, एबोनाइट, इसको रगड़ा था हमने किससे, ऊन से। तो कांच की छड़ को रगड़ा था हमने, अभी देखा था कि कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा था, धनावेश उत्पन्न हो रहा था। अब अगर कांच पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है कि कांच ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और उसने किसने ग्रहण कर लिया, रेशम ने ग्रहण कर लिया, रेशम कपड़े ने। इसलिए कांच की छड़ पर तो धनावेश था, तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ होगा, ऋणावेश। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा था तो हमने देखा था कि एबोनाइट पर जो आवेश है, रेजिनी आवेश है, उसको क्या माना गया था, ऋणावेश माना गया था, है ना। तो एबोनाइट की छड़ पर अगर ऋणावेश है, इसका अर्थ है कि जो ऊन है, ऊन के कपड़े पर धनावेश उत्पन्न हुआ है और उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो एबोनाइट ने ग्रहण किए, इसलिए एबोनाइट पर ऋणावेश है और ऊन पर धनावेश। इसी प्रकार कांच ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, देता है, त्यागता है, वो उतना धनी हो जाता है, मतलब उतना धनावेशित हो जाता है, और जो इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। इस तरह से आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार और कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में क्या होते हैं, चले जाते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कमी होती है तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए तो वो क्या हो जाएगा, उतना ऋणावेशित हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो समझना, ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, देखो जो दो आवेश हो, विजातीय का मतलब एक अगर धनावेश है दूसरा क्या होगा, ऋणावेश, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम हो, इसके निकाय या समूह को, ये जो समूह है इसका जो निकाय है, सिस्टम है, इसी को क्या कहते हैं, आपका विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से परिभाषा समझना कि अल्प दूरी पर स्थित, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित, और क्या होने चाहिए, दोनों आवेश क्या होने चाहिए, विजातीय आवेश होने चाहिए। अगर एक धनावेश है तो दूसरा क्या होगा, आपका ऋणावेश होगा। तो अल्प दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेशों के जो निकाय होता है, जो समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखो चित्र किस तरह से बना है आपका, एक आपका आवेश हो गया प्लस क्यू, दूसरा विजातीय आवेश क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी आप एल, देखो दूरी को किससे दर्शाते हैं, एल से, एल मतलब लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, ठीक है। अब
L से दर्शाएंगे तो आप चाहो तो इनके बीच की दूरी को L ले सकते हैं, 2L ले सकते हैं, L/2 ले सकते हैं, लेकिन हम 2L क्यों लेते हैं? अगर हम 2L लेंगे तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, और आप L लेते हो इनके बीच की दूरी तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा परेशानी आएगी। लेकिन हो सकता है दोनों से आपका आंसर आ सकता है, इसलिए हम दोनों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं? 2L लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखें आप, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सा पदार्थ है ना, बात समझना यहाँ, जैसे एक पदार्थ है ये, ठीक है, इस पदार्थ को नाम दे दिया हमने A। अब इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या कितना होगा, वो समझना आप। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कूलाम क्या है? आवेश का SI मात्रक है ना। अब अगर कोई सा आवेशित पदार्थ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश कितना होगा? देखो बात समझना, जैसे मान लो ये आवेशित पदार्थ है, ये वाला, ठीक है, ये आवेशित पदार्थ है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कुल आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 × 1, इतना कूलाम आवेश होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है तो एक का गुणा होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो दुगुना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 गुना हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना गुना इस पर आवेश का मान बढ़ता जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो फिर से समझना कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित पदार्थ, कोई सा भी आवेशित पदार्थ है जिस पर आवेश है, उस पर आवेश का मान, उस पर आवेश का जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है ना। अब यहाँ फॉर्मूला के रूप में देखते हैं तो ये कुल आवेश क्या हो गया? Q, है ना। और आपका आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, ठीक है। N क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे दर्शाया? E से दर्शाया। जैसे अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × E हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × E हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा। इस तरह से आवेश का मान अगर आपसे बोला जाए कि एक पदार्थ है, उसमें एक पदार्थ है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में किससे गुणा कर देंगे हम? 4 से। 16 × 64, तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से उस पदार्थ में आवेश हो जाएगा। अगर इस पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन है तो किससे? 4 से गुणा करना है, जितने इलेक्ट्रॉन होगा उससे गुणा करना है, और यही क्या कहलाएगा? आपका क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो ये पूरा क्वांटीकरण का सिद्धांत इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? वो समझना कि किसी प्रत्येक आवेशित पदार्थ में आवेश का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान आपका नंबर में होगा, पूर्णांक में होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो ऋणात्मक होगा, ना ही पॉइंट में होगा, दशमलव में भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका टॉपिक है मूल आवेश क्या है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये इतना। इसे क्या कहते हैं? अपन मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे क्या कहता है? मूल आवेश कहा जाता है। और मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या होता है? मूल आवेश का मान होता है। इस तरह से हमने 3 चीजें समझी। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि तो 2 समान परिमाण के, मतलब वैल्यू मान में बराबर हो लेकिन अपोजिट हो, एक धनावेश हो तो एक ऋणावेश हो। समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश एक दूसरे से अगर निश्चित दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण अगला आएगा, अगला टॉपिक आएगा। फिर बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। और अगला है आपका मूल आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही क्या कहलाता है? आपका मूल आवेश कहलाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका चालक। चालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी क्या होते हैं? और अचालक क्या होते हैं? ये समझेंगे, है ना। सबसे पहला आपका चालक। तो चालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को क्या करते हैं?
बहने देते हैं या प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बात समझना, जैसे एक आपका ये तार हो गया या छड़ हो गई, किसकी? कॉपर की छड़ हो गई या एल्यूमिनियम की छड़ हो गई। तो ये क्या करते हैं? अपने में से आवेश को बहने देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सभी में पाए जाते हैं, लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी चालक नहीं होता है। भैया मोम में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन मोम चालक नहीं होता है। लेकिन जो चालक होते हैं उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे? मुक्त होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जिस चीज में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? आपका चालक कहलाएगा। तो चालक की परिभाषा सिंपल सी है, वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को क्या करते हैं? बहने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा हो गया? जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि, ये क्या होंगे? आपके चालक होंगे, है ना। यहाँ नोट करके कुछ लिखा है, देखो, ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छे चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक होगा आपका चांदी। ऊष्मा और विद्युत का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऊष्मा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है जी। फिर उससे कम चालक कौन होगा? कॉपर। उससे कम कौन होगा? एल्यूमिनियम। उससे कम कौन होगा? आपका आयरन होगा। इस तरह से आपके ये चालक होते हैं। नोट क्या है? चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या चालकों में क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, लेकिन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। अब अगला है आपका विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी या उसी को क्या बोलते हैं? अपन कुचालक बोलते हैं। तो वह पदार्थ जो अपने में से क्या विद्युत आवेश को बहने नहीं देते, मतलब अपने में से धारा को प्रवाहित होने नहीं देते, आवेश को बहने नहीं देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके विद्युत रोधी कहलाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें आपका आवेश नहीं बहता है, इसका अर्थ है ये आपके क्या हो गए? कुचालक हो गए, है ना। नोट क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अभाव होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। लेकिन आपने देखा जैसे लकड़ी क्या है? कुचालक। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन लकड़ी को गीला करने के बाद उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। तो वजह क्या है कि जैसे लकड़ी को गीला करते हैं तो उसमें पानी के फ्री इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? लकड़ी में आ जाते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। अगला है आपका अर्धचालक। तो जो चालक और विद्युत रोधी के बीच जो बीच होता है वो क्या कहलाएगा? आपका अर्धचालक कहलाएगा। तो वह पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है, मतलब जो चालक से तो कम चालक होते हैं और विद्युत रोधी से अधिक होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके अर्धचालक कहलाएंगे। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके क्या? अर्धचालक है। अब अर्धचालक ऐसे होते हैं कि जिनमें या तो अशुद्धियां मिलाकर उसको चालक बनाया जाता है, अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाते हैं तब चालक बनते हैं, पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी, है ना। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एक में। और या तो उनको गर्म किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बंद टूटता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे आया तो धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए वो चालक बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ आपका एक चीज़ है कि ताप बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ताप बढ़ता है। चालक जो होते हैं ये वाले, जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये क्या चालक है। चालकों की चालकता क्या होती है? घट जाती है, मतलब वो अच्छे चालक नहीं बन पाते हैं। कब? जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने के कारण ताप बढ़ता है। ठीक है। तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा है, अर्धचालकों में उल्टा है कि जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, मतलब अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता तो घट जाती है, लेकिन जो अर्धचालक होता है उनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। इस तरह से हमने आज इसका बेसिक समझा। बेसिक के बाद आवेश किसे कहते हैं, है ना, और आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, फिर आपका विद्युत आवेश क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, और हमने चालक, कुचालक और विद्युत रोधी को समझा। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।